फॉरवर्ड लिस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग इसमें और स्टैक और क्यू में फ़र्क ये है कि स्टैक और क्यू में हम लोग एक स्पेसिफिक वे में वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट है उसके अंदर हम लोग लिस्ट के अंदर किसी भी जगह से जाके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो फार वी हैव सीन के फ्रंट से हम लोग कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, बट दैट फंक्शंस ओनली अलाउ अस टू fetch the values from the front of the list. What if we want to access any element in the list? So for example, we have this forward list. Internally, it is stored like link structures. Okay, so we have this list, right? Or first element would be dummy head. So first node में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, it would be dummy head. Second node onwards हमारे पास उसके अंदर valid values होंगी। और अगर हम लोग इनमें से किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो व्हाट डू यू थिंक हमें कैसे करना चाहिए? और गिवन ये कि हम लोग ये क्लाइंट कोड पे करना चाहते हैं, मतलब मेन के अंदर हम लोग कुछ इस तरह करना चाहते हैं कि लेट्स से कोई हमारे पास वाइल लूप हो जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इसकी तमाम वैल्यूज़ को ट्रवर्स कर लें, तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दें विदाउट रिमूविंग द वैल्यूज़ फ्रॉम द लिस्ट। आपके जहन में कोई आइडिया आता है? मेरी सारी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। हाँ, लेकिन मेन में क्लाइंट कोड में। अच्छा, क्लाइंट कोड में पॉप हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एडीटी कोड। अगर एडीटी कोड के अंदर सारी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो फिर कैसे करेंगे? वो तो सिंपल सा सर जी, टेम्प में हेड करते, टेम्प नॉट इक्वल टू नन पॉइंटर होता एक्सेलेंट। डिस्प्ले। सो अगर हम लोग क्लाइंट को एडीटी कोड में ये काम करना चाहें तो हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे, उसे इनिशियलाइज करा देंगे जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ, और फिर हम लोग ये करेंगे कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, टेम्प को आगे मूव कर देंगे, आगे उससे तक मूव करते जाएंगे जब तक हम लोग जो है वो एंड तक नहीं पहुंच जाते। सो वी नीड सम काइंड ऑफ टेम्परेरी पॉइंटर टू ट्रवर्स थ्रू द नोड्स, right? So that this can be done easily. But what if we want to provide this functionality on the client side? मेन के अंदर अगर हम लोग ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहें तो? सर अगर नॉट इज एम्प्टी कर दे और टॉप करके फिर पॉप करें। नहीं, पॉप करने से रिमूव हो जाएगा ना, हम लोग रिमूव नहीं हाँ करना वो चाह फिर रहे वो हैं। मुझे ठीक है। उसके लिए भी हमें कुछ इस तरह का करना पड़ेगा कि हमें कोई एक पॉइंटर लेना पड़ेगा इंटरनली, ठीक है, और उसको हम लोग मूव कराते जाएंगे। और आपकी जो बुक के अंदर जो अप्रोच है ट्रिवर्स करने की वो कुछ इससे मिलती जुलती है कि आप एक आइटरेटर का लेट्स से पॉइंटर ले लेते हैं। आइटरेटर इज समथिंग विच इज यूज्ड टू आइटरेट थ्रू द लिस्ट। तो आइटरेटर का एक पॉइंटर ले लेते हैं और आप कुछ इस तरह का फंक्शन कर लेते हैं कि एल डॉट रीसेट का फंक्शन आप कॉल करते हैं। इससे वो आइटरेटर जो है वो नोड के फर्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर देता है। फिर आप ये कह देते हैं कि जब तक आप एंड तक ना पहुंच जाएं, एल डॉट इज लास्ट। जब तक आप एंड तक ना पहुंच जाएं आप फंक्शन कॉल कर लें, लेट्स से सी आउट कर लें एल डॉट गेट नेक्स्ट, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास जो है, और इससे आपके पास मेन के अंदर जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट, so as per your book, data structures book, we need to implement three functions: reset, is last and get next. So reset क्या करता है? आइटरेटर के पॉइंटर को ले आता है फर्स्ट नोड के ऊपर, so the iterator pointer starts to point to the first node. Then we say that while we are not at the end of the list, we just call the get next function. And what does this get next function do? It would basically return this value and move the iterator to the next node.
राइट। तो फिर इस लास्ट का फंक्शन वुड स्टिल बी फॉल्स, हम लोग फिर गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, वो हमारे पास ये वैल्यू गेट करेगा और आइटरेटर पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव कर देगा। सो यूजिंग दीज थ्री फंक्शंस वी कैन इम्प्लीमेंट एन आइटरेटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि रीसेट के फंक्शन में क्या होगा, तो कैन यू टेल मी कि रीसेट के फंक्शन में क्या होगा? ये भी तो आपने बताया कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो उसका कोड क्या हो नेक्स्ट जाएगा? आई टी इज इक्वल टू दिस डॉट आई टी इज इक्वल टू, हेड का नेक्स्ट हो जाएगा। हाँ एच डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। और यस। इस लास्ट जो है वो बेसिकली ये देख लेगा कि आई टी जो है वो हमारे पास नल पीटीआर हो गया या नहीं, तो सिंपल उस चीज़ को रिटर्न कर देगा, रिटर्न आई टी इज इक्वल टू नल पीटीआर। और गेट नेक्स्ट क्या करेगा कि आइटरेटर को जो है ये वैल्यू कहीं लोकली सेव करेगा, टू जो वैल्यू है आइटरेटर इज इक्वल टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट कर देगा और रिटर्न टू कर देगा, ठीक है, टी टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। सो इन दिस वे वी यूजिंग दीज थ्री फंक्शंस वी कैन implement an iterator, and this is the bookish approach. So the problem with this bookish approach is that, okay, first let's look at the advantage. The advantage of this approach is that we can just implement three functions to go through the whole list on the client code, right? In the client code, let's say in the main function. But the problem is that we can only have one iterator in the list, right? So at that time we cannot have more than one iterators. So there would be just iterator pointer in the forward list class which will be used to traverse the list. So ये इसका एक बहुत बड़ा मसला है कि एट अ टाइम हम लोग सिर्फ एक आइटरेटर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह तीन फंक्शंस बना लेते हैं तो हमारे पास इसकी लिमिटेशन रहेगी कि एक वक्त में हम लोग एक ही आइटरेटर ले सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग लिस्ट में ट्रिवर्स करेंगे, एक से ज़्यादा आइटरेटर्स हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज मेंबर वेरिएबल होगा ना, तो मेंबर वेरिएबल तो एक ही हम लोग ले सकते हैं। सो हाउ डज STL deals this thing? So this is book approach. So how does STL approach this problem? So instead of taking the iterator within this class, within the forward list class, STL के अंदर हम लोग इस तरह करते हैं कि एक आइटरेटर की एक अलग से क्लास बना लेते हैं। वो क्लास हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट की नेस्टेड क्लास होती है और उसके हम लोग फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्लेन आइटरेटर टू अ नोड, अ प्लेन पॉइंटर टू द नोड, व्हाट डू? वी क्रिएट एन आइटरेटर क्लास। उस आइटरेटर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स कॉल इट पॉइंटर, एंड दैट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ नोड। सो ये हमारे पास आइटरेटर की एक क्लास हो जाएगी और वो क्लास जो है उसके अंदर एक पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर जो है हमारे पास किसी नोड का एड्रेस स्टोर करा रही होगी। सो वी वुड बी हैविंग सम क्लास iterator, there would be just one member variable in it, private, or it would be of type node. सभी मैं आपको बेटा प्रेजेंटर बना रहा हूँ, तो आप फिर वो कर लेना। अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें एडमिट कर लेना। ओके सर। ओके, सो अब हम लोग ये करते हैं कि आइटरेटर की एक क्लास बना लेते हैं
उस आइट्रेटर के अंदर एक पॉइंटर ले लेते हैं और वो पॉइंटर जो है बेसिकली किसी नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा रहा होगा, ठीक है। और दैट सेट, उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शन ले लेंगे, जिस तरह जो फंक्शन हमें हेल्प करेंगे इस आइट्रेटर को आगे मूव करने में, ठीक है। तो we would need a pointer of type node, right, which would be pointing to a particular node, and we would require some functions which will move that pointer to the next node, or which would help us in returning the value of a particular node. So before we get into this implementation of this thing, let's look at an example. How does STL implement this thing? So let me share the screen with you. Okay, so let's include a forward list. तो हम लोगों ने फॉरवर्ड लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया है L, तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करते हैं डॉट पुश, राइट। लेट्स से उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज पुश करा दी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक आइट्रेटर लेंगे जिसके थ्रू हम लोग वन बाय वन इन वैल्यूज को ट्रिवर्स करेंगे। So how can we take that iterator? So that iterator is basically defined within the forward list class. So if this concept is not familiar with you in C++, we can have nested classes. So a class within a class that is not an inherited class, but just a nested class, right? So we take the object. So within forward list class, we have an iterator class, right? And we take its object. Let's say we call it iterator. Now, what this iterator would do, it would basically store the address of a node, right? So it would contain a pointer of node type, right? And that pointer would contain the address of a node. So we need to initialize this iterator. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? It is equal to L.begin. So L.begin. So just observe a few things. Iterator class is defined within the forward class. So it is a subclass of forward list class. And then the begin function is not defined in the iterator class, rather it is defined in the forward list, right? So when we call the begin function, this begin function would return us an iterator to the first node in the list, right? And then we say that while iterator is not equal to list.end, until we don't reach the end of the list, we get the value from the iterator. Now iterator has a pointer to the node. That means we can access the node value, the value part of the node through this iterator, right? C++ basically implements iterators, at least not implement as such, but it exposes an iterator in form of a pointer. So STL के अंदर इस तरह की अप्रोच की है डेवलपर्स ने कि
इसके अंदर आइट्रेटर जो है आपको एक पॉइंटर के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंटर के अंदर जिस तरह हम लोग डी रेफर करके वैल्यू लेते हैं, तो आइट्रेटर को भी हम लोग डी रेफर करके वैल्यू ले लेंगे। सो टू गेट एन वैल्यू फ्रॉम द आइट्रेटर वी कैन राइट std cout static it. So static it would basically return the value stored in the node pointed by the iterator. तो static it क्या करेगा, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या करेगा कि जो आइट्रेटर के अंदर जिस नोड का एड्रेस है उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। And that's it. And now we need to move the iterator to the next node. So for that thing we have plus plus operator. So plus plus it would move the iterator to the next node, right? So this code should display the values. So 2, 1 and 4. So we see we get the value 2, 1 and 4, right? So this is how we can traverse the list. The interesting thing is that the iterator is available on the client side in the main code, and from the main code we can access all the values of the list. If there are any questions related to this iterator, you can ask. We will later go into its implementation. Okay, so within the forward list class, we have two functions, begin and end, right? So keep this thing in mind. And if we look at the documentation of forward list, we can see that there are iterator functions, and these functions contain the functions begin and end, right? So there is also before begin function, and then with all the functions there is a C begin, C and C before begin. So before begin returns the pointer or iterator to the node before the first node, which we can guess it would be dummy node. And then C functions, they basically return a constant iterator. So through an iterator, you can change the value of a node, but through constant iterator, you cannot change the value of the node, right? So now let's look into the implementation. So we said that iterator class would be a nested class. So we would have something like class forward list. सर इसको ओवरव्यू दे दें दोबारा से आइट्रेटर का। ठीक है, मैं भी कोड लिखता हूँ, साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फॉरवर्ड लिस्ट की जो क्लास है उसके अंदर हमारे पास जो है वो आइट्रेटर की क्लास होगी, ठीक है। सो विद इन द फॉरवर्ड लिस्ट क्लास वी वुड हैव द आइट्रेटर क्लास। आइट्रेटर क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास होगी, एंड देन विद इन दिस फॉरवर्ड लिस्ट क्लास वी हैव अ बिगिन फंक्शन व्हिच रिटर्न्स एन आइट्रेटर। सो begin function would return an iterator. So it would take an iterator object I and then do something and return this iterator. So let us go through the code again, and let me explain you what is an iterator and how we are going to implement it. Iterator हमारे पास सिर्फ यूज होता है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, आइट्रेट करने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आइट्रेटर क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी। मतलब एक्सेस करने के लिए मतलब हम इससे डायरेक्टली चेंज वगैरह भी कर सकते हैं और कहीं कोई से भी हाँ क्लियर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह। वंस वी हैव अ पॉइंटर टू अ नोड, तो उसको यूज करते हुए फिर हम लोग उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, उस नोड को रिमूव भी कर सकते हैं, या उसके थ्रू किसी नोड को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसे इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, IT इज इक्वल टू L डॉट बिगिन। सो अब आइट्रेटर जो है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारे पास जो बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा लिस्ट में किसी नोड को। तो इसे इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, वैसे तो मल्टीपल वेज है इनिशियलाइज के। एक तरीका ये, अगर फर्स्ट नोड से इनिशियलाइज करना है तो L डॉट बिगिन के फंक्शन से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो
फॉरवर्ड लिस्ट की क्लास है, उसके अंदर हमारे पास बिगिन का फंक्शन होगा, ठीक है। वो बिगिन का फंक्शन एक आइटरेटर रिटर्न कर रहा होगा। इफ यू लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटरेटर क्लास, तो आइटरेटर क्लास के अंदर हम लोगों ने एक नोड टाइप का पॉइंटर लिया हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे? जस्ट जो आइटरेटर है उसका जो पॉइंटर वाला वेरिएबल है उसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा रहे होंगे। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमें कैसे मिलेगा? के नेक्स्ट से HKNS से। So we just write this dot h dot next, right? So we simply write this dot h dot next, store it in the pointer of the iterator and return that iterator. अब मेन के अंदर अगर आप मेन को देखें तो मेन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? it is equal to l dot begin, जो लिस्ट के अंदर begin का फंक्शन है, वो बस आप इतना ध्यान में रखें कि जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है, और उसका एड्रेस जो है वो किस चीज में डाल के रिटर्न कर रहा है? आइटरेटर की ऑब्जेक्ट में। दैट्स इट। ये बात समझ आ गई? सर। अगर हम लोग वैसे देखें, अगर अभी भी आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, तो अगर आप ये देखें हमारे पास अगर कोई एरे है तो एरे को कैसे आइटरेट करते हैं? एक इंडेक्स लेते हैं i इज इक्वल टू 0, फिर फॉर लूप लगाते हैं या वाइल लूप लगाते हैं कि जब तक i जो है वो इज लेस देन साइज ऑफ द एरे, हम लोग एरे आई को डिस्प्ले करते हैं और प्लस प्लस आई कर देते हैं। तो मोर और लेस वही चीज हमारे पास यहाँ पे हो रही है, जस्ट दैट वी डोंट हैव इंडेक्सेस, रादर देन एन इंडेक्स वी हैव एन आइटरेटर, एंड आइटरेटर इज पॉइंटिंग टू अ नोड इन द लिस्ट, राइट। सो बिगिन का फंक्शन क्या कर रहा है? हम एक आइटरेटर रिटर्न कर रहा है, और उस आइटरेटर के थ्रू हम लोग वैल्यू को जो है वो एक्सेस कर लेंगे। समझ आ गई ये बात? यस सर। So now let's look at the implementation of this forward list iterator. So we have template type name key and then class forward list. Let's say we implement our own forward list. उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड नेम स्पेस को जब हटा देंगे तो इट मीन्स कि हम लोग अपनी नेम स्पेस से या इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास क्लास डिफाइंड है उसको ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सो दिस ऑब्जेक्ट वुड बी ओवर ऑब्जेक्ट जो हम लोग अब डिफाइन करने चाह रहे हैं। सो फॉरवर्ड लिस्ट में इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने क्या किया था, एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल लिया था नोट टी स्टैटिक एच, और नोट टाइप का हमें स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। सो फॉरवर्ड लिस्ट में बस हमारे पास नोट टाइप का एक पॉइंटर हो गया, और int n is the number of values. By the way, this forward list in STL does not have the size function, so we can skip this if you want. So इसके अंदर अगर हम लोग कैपेसिटी के अंदर देखें तो साइज का फंक्शन नहीं है, मैक्स साइज है, साइज का फंक्शन नहीं है। सो वी कैन स्किप दिस 10। अच्छा, हम लोग पुश फ्रंट का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पुश फ्रंट और पुश फ्रंट का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा था? एक मेमोरी एलोकेट कर रहा था, नोट टी स्टैटिक टेम्प टेम्प इक्वल टू न्यू नोट टी, और उसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करा रहे थे, टेम्प डॉट वैल इज इक्वल टू वी, उसको लिंक कर रहे थे एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट वुड बी दिस डॉट एच डॉट नेक्स्ट, राइट। और फिर जो डमी हेड है उसको हम लोग लिंक कर रहे थे इस न्यू नोड के साथ, राइट। सो दिस वाज द कोड ऑफ द पुश फ्रंट फंक्शन, and so for this code we have only used the push front function, and now we need to implement the iterator class. So
iterator class is a nested class, so it would be a class within this forward list. So we need to define a class, let's say class iterator. आप लोगों ने nested class की है अभी तक या नहीं की? Do you have an idea of nested class? Okay, good. So जो iterator की class है उसके अंदर सिर्फ एक member variable होगा, and that would be a pointer to the node. So it would be a node static ptr, right? So if you recall, nested classes are just class within a class. इसके अंदर हमें जो जिस क्लास मास्टर क्लास जो होती है, जिस तरह इस केस में हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट है, उसके मेंबर वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं होते नेस्टेड क्लास में। और हमने जी हमने सिंपल क्लासेस कराई थी, नेस्टेड क्लासेस नहीं कराई थी। ठीक है, तो नेस्टेड क्लास इज जस्ट अ क्लास विद इन अ क्लास, दैट्स इट। बस इतना ध्यान में रखें कि क्लास के अंदर क्लास हम लोग जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। ये जो नेस्टेड क्लास होती है ये इनहेरिटेड नहीं होती, तो ये जो आउटर क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट नहीं करती, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर हम लोगों ने इसके अंदर दिस पेरेंट डॉट एच या एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे इनहेरिट नहीं होगा, तो इसके अपने मेंबर वेरिएबल्स होंगे। So why do we need this thing? Because like iterator for forward list would work in a different way than an iterator in a tree or an iterator in a list or an iterator in a hash table. So ये सारे मुख्तलिफ तरीकों से काम करेंगे, राइट। तो फिर हर क्लास अपना iterator एज a nested क्लास डिफाइन कर लेती है, ताकि हर एक अपनी जो फंक्शनैलिटी है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, वो अपने iterator के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सो जो iterator है इसका कंस्ट्रक्टर, वी कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर जस्ट ptr को हम लोग जो है वो नल कर देंगे। और अभी के लिए जितना हम लोगों ने कोड लिखा है, we were on the begin function, right? So the begin function is not part of this class, right? So it is not part of this class. So the begin function is basically a function of the parent class or the outer class, which is forward list. तो forward list का जो हमारे पास function है begin, वो basically क्या कर रहा होगा, एक iterator रिटर्न कर रहा होगा, और उस iterator के अंदर पॉइंटर है हमारे पास, ठीक है। उस पॉइंटर के अंदर हम लोग अब ये जो, क्योंकि बिगिन का फंक्शन है ये फॉरवर्ड लिस्ट की क्लास के अंदर है, तो हमारे पास ये जो बिगिन का फंक्शन है इसको एक्सेस होगा इस ऑब्जेक्ट के हेड का, राइट। तो हम लोग इसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस डॉट एच डॉट नेक्स्ट, राइट। और फिर हम लोग रिटर्न आइटरेटर कर देते हैं। सो इन दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट द बिगिन फंक्शन। और इसी तरह एंड फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, एंड फंक्शन की अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देखें तो इट शुड से कि पास्ट द लास्ट एलिमेंट, राइट। सो इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन, सो इट सेज दैट returns an iterator to the element following the last element of forward list. So that means कि अगर हमारे पास ये हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट है और इसके अंदर हमारे पास लास्ट एलिमेंट 4 है, तो 4 से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? तो नल पीटीआर पर है, नल पीटीआर। तो बेसिकली जो हमारे पास एंड का फंक्शन है ये हमारे पास क्या कर रहा होगा, नल पीटीआर जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। सो एंड फंक्शन वुड जस्ट रिटर्न नल पीटीआर, राइट। सो बिगिन हो गया हमारे पास, एंड हो गया, ये हमारे पास बिगिन हो गया, एंड हो गया कि जब तक आइटरेटर जो है एंड तक नहीं पहुंच जाता। अब हम लोग इन्हें दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैटिक आईटी और प्लस प्लस आईटी का। सो अब ये जो दो फंक्शन है, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, begin function is defined in the forward list, end function is defined in the forward list, but this dereferencing operator and this increment operator are part of the iterator class. So within the iterator class we need to implement these functions. So operator static, have you overloaded the have you ever overloaded the dereferencing operator? जी किया था पर अब भूल गए। ठीक है। सो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के अंदर हम लोग जिस तरह जब ये डीरेफर करते हैं स्टैटिक आईटी,
तो बेसिकली डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या कर रहा होगा, जब हम लोग स्टैटिक आईटी कॉल करेंगे तो ये हमारे पास इट वुड बी जस्ट लाइक कॉलिंग आइटरेटर डॉट ऑपरेटर स्टैटिक, ठीक है। तो जब हम लोग डीरेफर करेंगे तो ऑपरेटर स्टैटिक जो है वो हमारे पास कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर स्टैटिक के फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक के यहाँ पे ऑपरेटर स्टैटिक जो है ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, या डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर को क्या रिटर्न कर रहा होगा, इसकी डाटा टाइप क्या होगी? कोई पॉइंटर ही होगा सर। वैल्यू नहीं, पॉइंटर्स देखें जो मेन वैल्यू है, या हाँ टी वैल्यू टाइप होगी। होगी। वैल्यू एक्सीलेंट एक्सीलेंट, टी टाइप होगी। सो टी टाइप की हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, इसका पैरामीटर कोई भी नहीं होगा। और आई वुड टेल यू कि हम लोग इसको कॉन्स क्यों नहीं रखेंगे। नाउ इफ यू जस्ट वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू तो हम लोग सिर्फ उसको टी टाइप का रिटर्न कर देंगे, बट इफ यू वांट टू चेंज दिस वैल्यू तो हमें टी टाइप को जो है वो बाय रेफरेंस जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। अभी विल कम टू इट सून। सो अब इस फिगर को ज़हन में रखें, ये हमारे पास फिगर है, इसके अंदर हमारे पास आइटरेटर के अंदर सिर्फ नोड टाइप का पॉइंटर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटर स्टैटिक कॉल कर दिया, ये हमारे पास आइटरेटर का ऑब्जेक्ट है, ये उसका हमारे पास पॉइंटर है। अब स्टैटिक आईटी शुड रिटर्न द वैल्यू 2, राइट। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए आप मुझे बताएं कि 2 कैसे रिटर्न होगा। Return ptr dot value. Excellent, excellent. So we would just write return ptr dot value, right? So and this is a member function, so this dot ptr dot val kar dete. Now this is reflecting to iterator, not forward list, right? तो सिंपल हम लोग इतना सा काम करेंगे। जिस हम लोगों ने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया है, इसी तरह हम लोग ऑपरेटर प्लस प्लस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑपरेटर प्लस प्लस this the same function is used for pre increment and post increment। तो दोनों में डिफरेंस फिर हम लोग कैसे लेके आते हैं, कैसे हम लोग बताते हैं कि प्री इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट? एक वो डमी भेजते थे, डमी टाइप जो वैल्यू भेजते थे और कुछ करते थे। हाँ, समथिंग लाइक दैट। और ऑपरेटर प्लस प्लस जो है वो बेसिकली in such a scenario when we are just calling operator plus plus, so in this case we can have its return type void। मुझे ये बताएं कि हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली इस तरह कर सकते हैं, प्लस प्लस IT इज इक्वल टू प्लस प्लस IT, समथिंग लाइक दैट, जैसे इस तरह कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट आइटरेटर्स, जनरल हमारे पास कोई इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग इस तरह कर सकते हैं, प्लस प्लस I इज इक्वल टू प्लस प्लस J या समथिंग एल्स। So either one of these things is allowed, one of these things is not allowed. So for example, maybe you can do this thing but not this thing, or vice versa, right? So if it like think about it, we would know कि इसमें से कौन सी possible है कौन सी नहीं possible। So in any case this plus plus iterate plus plus IT basically, just one second, ओके। सो जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये भी हमारे पास जो है वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ठीक है। और इसको फॉर द टाइम बिंग हम लोग वॉइड भी रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास आइटरेटर टाइप की ऑब्जेक्ट जो है वो बाय रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। और अब अगर हम लोग फिगर के अंदर देखें तो हमारे पास जब प्लस प्लस आइटरेटर हम लोगों ने कॉल किया तो इसके अंदर क्या होगा, IT डॉट प्लस प्लस का फंक्शन कॉल हो रहा होगा एंड वी शुड मूव दिस पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो इसके लिए हमारे पास इस फंक्शन का कोड क्या होगा, पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा सर। प्लस प्लस तो हमारे पास नहीं होता पॉइंटर्स के अंदर, नेक्स्ट हमें कर कुछ और। देंगे। हाँ, तो दिस डॉट ptr इज इक्वल टू दिस डॉट ptr डॉट नेक्स्ट, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग रिटर्न स्टैटिक दिस, तो जो करंट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग बाय रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर देंगे। सो और कोई हम लोगों ने फंक्शन यूज किया, प्लस प्लस हो गया, स्टैटिक हो गया, नॉट इक्वल टू। दिस नॉट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी आइटरेटर है, राइट साइड पे भी आइटरेटर है, राइट। सो एंड का फंक्शन भी आइटरेटर दे रहा है, ये भी आइटरेटर दे रहा है, तो दैट मीन्स वी नीड टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेटर नॉट इक्वल टू फंक्शन एज वेल एंड ऑपरेटर इक्वल टू फंक्शन एज वेल। सो ऑपरेटर इक्वल टू में क्या होगा, जो ऑपरेटर इक्वल टू के राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है वो हम लोग एज पैरामीटर ले रहे होंगे, कॉन्स्ट आइटरेटर एम्परसेंड राइट हैंड साइड, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे वो हम लोग एज पैरामीटर ले रहे होंगे, और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, बूलियन। बूलियन। गुड, एक्सेलेंट। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें आइटरेटर के अंदर, अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं कि जी आइटरेटर इज इक्वल टू एल डॉट एंड। अब एल डॉट एंड का फंक्शन क्या कर रहा है कि एक आइटरेटर रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर पीटीआर के अंदर नल पीटीआर पड़ा हुआ है, और उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आइटरेटर के साथ। तो इन दिस केस दिस कंडीशन शुड बी फॉल्स, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंटरनली हमें क्या करना चाहिए जब हम लोग दो आइटरेटर्स को कंपेयर कर रहे हैं? पॉसिबिलिटीज क्या है? यही है ना कि एक हमारे पास ये आइटरेटर है, लेट्स से ये हमारे पास एक दूसरा आइटरेटर है, दोनों के अंदर हमारे पास अपने अपने पीटीआर पड़े हुए हैं। एक के अंदर लेट्स से लास्ट नोड का एड्रेस है, लास्ट नोड वुड बी पास द नेक्स्ट नोड, इसको लेट्स से हम लोग इसका डमी नल नोड के तौर पे इसका रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक के अंदर हमारे पास ये नल पीटीआर पड़ा हुआ है, या इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एक के पीटीआर में हमारे पास इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो व्हेन वी से कि IT इज इक्वल टू L डॉट एंड या IT इज इक्वल टू IT2, राइट। सो व्हाट शुड बी कंपेयर? कब हम लोग कहेंगे कि दोनों आइटरेटर्स जो हैं वो सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं? सर ये चीज समझ नहीं आई। देखें, जब हम लोग ये कहते हैं IT इज इक्वल टू IT2, तो इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, IT डॉट ऑपरेटर इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का जो फंक्शन ओवरलोड कर रहे हैं वो कॉल होता है, उससे IT2 जो है वो एज पैरामीटर पास हो जाता है। अब इस फंक्शन ने हमें ये बताना है कि हमारे पास ये दोनों आइटरेटर्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये दोनों ऑपरेटर्स दोनों आइटरेटर्स इक्वल है? सर उनके एड्रेस को कंपेयर करेंगे। एक्सेलेंट। सो बेसिकली जो दिस वाला है, या ये दिस वुड बी दिस, राइट। कोड के अंदर ऑपरेटर इक्वल टू के कोड के अंदर ये वाला जो आइटरेटर है दिस से पॉइंट होगा, और जो एस पैरामीटर है वो हम लोग राइट हैंड साइड के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देश के पॉइंटर को देख लेंगे, उसके अंदर जो एड्रेस है वो राइट हैंड साइड के पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, आइटरेटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, वो इक्वल है या नहीं, राइट। सो बेसिकली इन दोनों IT और IT2 या जो भी हमारे पास आइटरेटर है उनके पॉइंटर्स के अंदर सेम एड्रेस है या नहीं। इफ दे हैव द सेम एड्रेस दैट मीन्स के दे आर पॉइंटिंग टू द सेम नोड, अदरवाइज नॉट। तो इसके अंदर हम लोग ये कर लेंगे कि रिटर्न this dot ptr is equal to right hand side dot ptr, ठीक है। तो बेसिकली दोनों के देख लिया कि सेम एड्रेस दोनों एड्रेस में पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ, और वो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों ने रिटर्न कर दी, और नॉट इक्वल टू भी जो है वो इसी तरीके से हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो फार वी हैव implemented this begin function, end function, we have implemented what else, not equal to function, dereferencing function एंड प्लस प्लस आइटरेटर। तो बेसिकली हम लोग बिगिन जो है वो फॉरवर्ड क्लास का फंक्शन है, फॉरवर्ड क्लास के फंक्शन के अंदर हम लोग आइटरेटर को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड क्लास को आइटरेटर का फ्रेंड होना चाहिए, एम आई राइट? जी आइटरेटर को नहीं होना चाहिए। हाँ आइटरेटर
आइट्रेटर को तब होना चाहिए जब आइट्रेटर ने फॉरवर्ड क्लास के प्राइवेट को एक्सेस करना ठीक है है। ठीक है सर। जो क्लास अपना एक्सेस दे रही होती है वो दूसरे को फ्रेंड बनाती है ना। ओके, सो normally we would do this thing and it should work fine, but okay, the strange thing is that we are not getting an error. So let's debug and see if our code is working fine. तो begin पे हम लोग करते हैं ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको debug करते हैं, debugging start करते हैं हम लोग, और ओके, हमारे पास इस तरह से एरर नहीं आया, कुछ डिस्प्लेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो गई है, राइट। और समहाउ हमारे पास प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ कैच नहीं हुई। तो हम लोग क्योंकि मिनिमल कोड लिख रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड लिस्ट का कंस्ट्रक्टर ही नहीं लिखा था। वी नीड टू राइट दैट, और उसके अंदर हम लोग एच को जो है वो इनिशियलाइज कर लेंगे। सो दिस डॉट एच इज इक्वल टू, क्या होगा एच? नल ही होगा ना सर, क्या होगा? नल पॉइंटर होगा। और कोई? सर दिस डॉट एच डॉट नेक्स्ट को हम नल पीटीआर करेंगे। ओ सॉरी, दिस डॉट एच में कोई एड्रेस होगा तो उसके नेक्स्ट को नल पीटीआर करेंगे ना। ओके सॉरी। तो दिस डॉट एच में क्या होगा? You know. क्या होगा? न्यू नोड करेंगे एच में, न्यू नोड करेंगे, New डमी node. नोड है न्यू ना। नोड। हाँ, गुड। दिस डॉट एच डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉरवर्ड लिस्ट का हो गया। लेट्स रन इट अगेन। नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज 2, 1 and 4 एज एक्सपेक्टेड। सही है। तो बात आपके पास एरर्स आते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल भी ना आप लोगों के जहन में क्या, शायद आपके लोगों के जहन में आया हो लेकिन आपने कहा नहीं, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आया कि हम लोग वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कंस्ट्रक्टर ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके थे, तो मेरे जहन में नहीं आया कि वो भी हमें चाहिए होगा। तो जब उसे डीबग करके देखा तो वी केम टू नो कि हमारे पास प्रोग्राम क्रैश कर रहा है, और उसके मोस्ट लाइकली वो हमारे पास जो पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से कर रहा था। बेसिकली एच के अंदर हमारे पास प्रॉपर एड्रेस नहीं था, उसकी वजह से वो क्रैश कर रहा था। सो ठीक है, यहाँ तक कोड की आपको समझ आ गई? ओके, आर द थिंग्स क्लियर सो फार? यस सर। Now, the advantage of having this external iterator is that we can have as many iterators as we want of a list, right? And this thing is not possible if we follow the bookish approach, in which we can just have only one iterator, right? So book की approach के अंदर ये होता है कि एक iterator लेते हैं, वो नोड टाइप का पॉइंटर होता है जो किसी नोड का एड्रेस स्टोर करा रहा होता है, उसी को हम लोग मूव कर रहे होते हैं। लेकिन इफ वी यूज STL, तो STL का एडवांटेज ये है कि आइट्रेटर को हम लोग पॉइंटर नहीं लेते, आइट्रेटर को एज अ क्लास लेते हैं, उस क्लास के अंदर नोड टाइप का पॉइंटर ले लेते हैं जिसे प्राइवेट कर देते हैं। अब प्राइवेट करने का एडवांटेज ये होगा कि मेन के अंदर हम लोग इस पॉइंटर को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ प्राइवेट नंबर वेरिएबल, राइट। और जितने भी फंक्शंस हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, और जितने भी हैं, उनको हम लोग जो है वो खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वी जस्ट मेक श्योर कि वी एक्सपोज द वैल्यू पार्ट ओनली, राइट। नाउ लेट अस डू स्मॉल थिंग। अब जो लिस्ट के स्टार्ट में वैल्यू दैट इज 2 ना, लेट्स ट्राई टू चेंज दिस वैल्यू। So let's say we have an iterator points to the first node, and then we say static IT is equal to, let's say, 7, right? Instead of 2 we want to have it 7, right? So let's see if this code work. It doesn't, right?
So it says that L value required. Now what happens when we write static IT is equal to 7? So on the back end, we would be doing something like iterator dot operator static is equal to 7. If you recall, can we do this thing? फंक्शन कॉल करें और उससे कोई वैल्यू असाइन कर दें. कैन वी डू दिस थिंग? नो सर. नहीं कर सकते ना? सारे एग्री करते नहीं कर सकते? इसका मतलब आप लेक्चर्स को घर जाके रिवाइज नहीं करते. हमारी एक क्लास में डिस्कशन हुई थी कि अगर हम लोग एक वैल्यू को बाय रेफरेंस रिटर्न करें तो क्या होता है. इस फंक्शन के लाइक हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि लेट्स से जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पे किया था आइटरेटर डॉट ऑपरेटर स्टैटिक इज इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. अब वो जो वैल्यू है वो हमारे पास बाइंड हो जाएगी उस चीज़ के साथ जो हम लोग रिटर्न कर रहे होते हैं. तो इफ़ वी रिटर्न a value if we return a value by reference इस तरह यहाँ पे t को by reference रिटर्न कर रहे हैं. तो अगर हम लोग क्लाइंट कोड के अंदर फंक्शन को क्लोज करते हैं उसके पैरामीटर्स के बाद इक्वल टू कोई वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे x दे रहे हैं, तो यहाँ पे x जो है वो बेसिकली x will be bounded with the value return, that is इस केस में ptr.val है. राइट. सो हम लोग जब बाय रेफरेंस कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो अगर हम लोग उस फंक्शन कॉल के बाद इक्वल टू करके कोई वैल्यू लिख देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास जो चीज़ हम लोग रिटर्न कर रहे हैं उससे बाउंड हो जाएगी. दैट मीन्स कि इक्वल टू एक्स अगर करते हैं तो एक्स में जो भी पड़ा हुआ वो this.ptr.val में आ जाएगा. Now, if we look at this code, client code, we say that static IT is equal to 7, which would be something which would be translated to IT.operator static is equal to 7. Some function name is equal, function call is equal to 7. अभी 7 कहाँ पे जाके बाउंड हो जाएगा? ये हमारे पास जो ये ऑपरेटर स्टैटिक जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके साथ जाके ये बाइंड हो जाएगा. तो अब हमारे पास जो 7 है वो बेसिकली वो वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी बिकॉज वी आर रिटर्निंग दिस वैल्यू बाय रेफरेंस. राइट. तो हमारे पास 7 जो है वो इसके अंदर आ जाएगा. सो इफ यू जस्ट लाइक रिटर्न अ वैल्यू पर रेफरेंस तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी. सो नाउ वी सी दैट इंस्टेड ऑफ 214 वी आर हैविंग 714. राइट. सो दिस इज also another advantage of using external iterators because the bookish approach does not allow this thing to change the value of a node. राइट. लेकिन हम लोग यहाँ पे बाय रेफरेंस ऑपरेटर से जो रेफरेंस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं उससे वो वैल्यू हम लोग गेट भी कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं. ये बात समझ आ गई सबको? सर सिर्फ ये स्टार्ट वाली वैल्यू चेंज होगी? नहीं, कोई भी कर सकते हैं. हम लोग इस तरह करते हैं कि जो 214 पड़ा हुआ है ना उनको सारों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, उनका डबल ले लेते हैं. तो लेट्स से इसे डिस्प्ले करने से पहले हम लोग क्या कहते हैं static IT इज इक्वल टू static IT. नो static IT इज ओके मैं यहाँ पे फिर प्लस यूज कर रहा हूँ. जस्ट वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं लेकिन मैं प्लस यूज कर रहा हूँ ताकि स्टैटिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपस में कंफ्यूजिंग ना हो जाए. तो हम लोग उसकी वैल्यू को डबल कर रहे हैं. ठीक है. तो IT को गेट करें, उसके अंदर IT को दोबारा गेट करें, जो रिजल्ट आ रहा है वो फिर हम लोग IT के अंदर स्टोर करवा रहे हैं. सो वी शुड गेट 4 2 8. राइट. सो वी आर चेंजिंग ऑन द ऑल द वैल्यूज. किसी भी हम लोग उसको कर सकते हैं. आइटरेटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उस नोड की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं. And of course this can only be done using iterators. If you are using constant iterator so we would not be able to do this thing. ठीक है जी.
Yes, sir. Okay, so there are a few other functions in the iterator class. So for example, if you do not want, for pre-increment operator is always preferred, right? So what if we want to use post-increment operator? So it would not work. So how do we differentiate between the pre-increment operator and post-increment operator? ये एक डमी वैल्यू पास करते हैं ना, हाँ, और डमी वाली कौन सी होती है? नॉर्मली तो इंटीजर ही होती है, पर हमारे केस में हमेशा टी इंटीजर होती है, नहीं टी नहीं अच्छा होगी। इंटीजर। सो ये ठीक। सिंटैक्स है, क्योंकि इसके आगे हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ डाटा टाइप देते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बिकम द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक सिर्फ देख लीजिएगा, इफ यू लाइक थिंक अबाउट इट फॉर नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स, so we would know के which is the case, but इसमें से प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर ना हम लोग ऑब्जेक्ट को बाय रेफरेंस रिटर्न नहीं करते। इसमें से किसी एक को जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या है और इम्प्लीमेंटेड। सो इसमें से एक जो है वो हमारे पास वाइड होगा। ओके, अब हमारे पास जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट में तो ये हो गया ना कि पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव कर दिया और वो रिटर्न कर दिया। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि हम लोग इसे मूव कर देंगे आगे, लेकिन जो रिटर्न कर रहे होंगे वो पहले वाली नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहे होंगे, राइट? जिस तरह प्लस प्लस कोई इंटीजर वेरिएबल है आपके पास एक्स, तो प्लस प्लस एक्स में क्या होगा? पहले एक्स में इंक्रीमेंट होगी वैल्यू और फिर आपके पास एक्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। एक्स प्लस प्लस में हमारे पास क्या होगा कि पहले हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी और फिर हम लोग उसको जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। दैट मीन्स कि पुरानी वैल्यू रिटर्न होगी और हम लोग फिर उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। सो फॉर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर we would need an iterator old, right? So old is equal to static this कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस को हम लोग आगे मूव करते हैं, करंट पॉइंटर को आगे मूव करते हैं और फिर रिटर्न ओल्ड कर देते हैं। फॉर कोड लाइक दिस it would not make any difference if you use post increment or pre increment. It would only make difference if you have something like x is equal to plus plus it or x is equal to it plus plus, right? So if you are like storing this value somewhere, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि जो आपने इंक्रीमेंट किया है वो वाली वैल्यू x में आएगी, और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा आपके पास कि पहले आपके पास x के अंदर करंट वैल्यू आ जाएगी it की और फिर it जो है वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। तो इसका हल यही होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में कि करंट वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो मेंबर वेरिएबल होता है उससे आगे मूव कर देते हैं और फिर हम लोग जो है वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। एंड फॉर फ्रॉम दिस डिस्कशन, although syntactically you can implement the post increment operator something returning by reference, but it would not make sense, right? So the post increment operator should be void. It should not be plus, because it is not allowed to have something like this it plus plus is equal to it2 plus plus, right? So it does not make sense in post increment, whereas in pre increment it would make sense, right? So जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उसकी रिटर्न टाइम ऑल्दो हम लोग आइटरेटर एम्परसेंड कर सकते हैं, बट इट वुड नॉट मेक सेंस, राइट? एक और इसके ऊपर इस चीज़ को एक और एंगल से देखने का ये भी है तरीका कि जब हम लोग रेफरेंस कर रहे होते हैं तो जो करंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टैटिक दिस रिटर्न करें, करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, तो करंट ऑब्जेक्ट बाउंड हो जाएगी जो भी इक्वल टू के राइट साइड पे चीज़ है उसके साथ, राइट? लेकिन जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली एक लोकल हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो लोकल ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बाइंड कर भी दें तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, राइट? सो इट वुड बी लाइक इट वुड बी यूजलेस। सो इसके अंदर हमारे पास जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर हमारे पास हम लोग रिटर्न नहीं करते।
सो एक ये चीज होगी हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो गया, देयर वुड बी नो अदर कंपैरिजन ऑपरेटर, जिस तरह दो आइटरेटर्स लेस या ग्रेटर नहीं हो सकते एक दूसरे के, तो इट द कंपेयर लेस देन और ग्रेटर देन comparisons between pointers they do not make sense. What else? अब इस तरह है कि अगर लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, लेट्स से पर्सन टाइप का, स्टूडेंट टाइप का हमारे पास स्ट्रक्ट पर्सन int id और स्ट्रिंग नेम, राइट। और ये पर्सन्स की हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए हमें फॉरवर्ड लिस्ट को क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड लिस्ट हमारे पास जो है वो पर्सन टाइप की होगी, सो वी वुड हैव अ फॉरवर्ड लिस्ट पर्सन पर्सन लिस्ट, राइट। और pl we have not implemented the in place फंक्शन, तो डायरेक्टली हम लोग उसके अंदर वैल्यूज नहीं डाल सकते, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि पर्सन टाइप के हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स बना लें, पर्सन p1 p2 और फिर हम लोग इसकी आईडी और इसका नेम जो है वो हम लोग सेव कर लें, राइट। तो हम लोग जो है वो पर्सन्स की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको फिर हम लोग पुश करेंगे लिस्ट के अंदर, पर्सन लिस्ट के अंदर। तो पर्सन लिस्ट डॉट पुश फ्रंट और यहाँ पर हम लोग p कर देते हैं और फिर p2 कर देते हैं, ठीक है। सो अब दो पर्सन्स की हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ली काइंड ऑफ, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने इस लिस्ट के अंदर जो वो डाल दी ना। अगर हम लोग ने इसको आइट्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सन लिस्ट के बिगिन का फंक्शन कॉल करेंगे, वो हमें एक आइट्रेटर रिटर्न करेगा। सो वी नीड एन आइट्रेटर फॉर दिस लिस्ट। अब इस जो इंटीजर आइट्रेटर है, इंटीजर लिस्ट का जो आइट्रेटर है वो इधर काम नहीं करेगा, सो हमें पर्सन लिस्ट का आइट्रेटर चाहिए होगा। सो वी राइट दिस थिंग पर्सन लिस्ट कॉलन कॉलन आइट्रेटर, इसका आइट्रेटर लेते हैं हम लोग, इसको क्या देते हैं पर्सन आइट्रेटर, ठीक है, PIT लेट्स से, और उसको हम लोग इनिशियलाइज करवा लेते हैं बिगिन के फंक्शन से। रेस्ट जब तक हमारे पास पर्सन आइट्रेटर जो है वो लिस्ट के एंड तक नहीं हो जाता, पर्सन लिस्ट के एंड तक नहीं चला जाता, तो हम लोग उसको डिस्प्ले कर देते हैं। नाउ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लाइक सी आउट स्टैरिक सी आउट p करें, तो वुड इट वर्क? p इज अ पर्सन। It would not work until you implement this extraction operator, you overload the extraction operator in the person class। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप पर्सन क्लास के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को जो है वो आप इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा फिर हमारे पास ये है कि हम लोग इस पर्सन ऑब्जेक्ट की आईडी को अलहदा डिस्प्ले कर दें और इसके नेम को जो वो अलहदा डिस्प्ले कराते हैं। नाउ when we are using iterators, we have an iterator to the list, to a node in the list which contains the information of the person। तो अब हमारे पास हो ये रहा है कि जो लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास पर्सन्स की इंफॉर्मेशन है, राइट। सो ये हमारे पास डमी हेड नोड है और इसके अंदर हमारे पास पर्सन है। पर्सन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मतलब जो वैल्यू है इट इज अ स्ट्रक्चर, राइट। और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो आईडी है और हमारे पास नेम है, राइट। और फिर हमारे पास उसके अंदर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आईडी है और नेम है, राइट। तो अब हम लोग जो वैल्यू पार्ट है, जो नोड की वैल्यू पार्ट है, उसके अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर को जो है वो स्टोर करवा रहे हैं और स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, फॉरगेट अबाउट आइट्रेटर्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक पॉइंटर है नोड टाइप का, अब इस पॉइंटर के थ्रू हम लोगों ने वन को एक्सेस करना है, आईडी को एक्सेस करना है या नेम को एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स
ये जो स्ट्रक्चर है ये पड़ा हुआ वैल्यू पार्ट में ही है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसके दो ही हिस्से हैं, वैल्यू और नेक्स्ट। जस्ट दैट वैल्यू इज अ स्ट्रक्चर नाउ। तो पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे? पॉइंटर डॉट वैल्यू पॉइंटर डॉट डॉट वैल आईडी। से, और फिर वैल के अंदर हम लोग आईडी से और नेम से उसको एक्सेस कर लेंगे, राइट? सो वी नीड टू डू सिमिलर काइंड ऑफ थिंग फॉर व्हेन वी आर यूजिंग आइटरेटर्स। और इसके अंदर हमें जो एरो फंक्शन है वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, right? Because now we don't have pointer, rather this pointer is stored in an iterator, right? उस iterator के अंदर हम लोग इस arrow function को implement करेंगे तो फिर ही हम लोग structure के elements को access कर सकते हैं. So that means we need to implement the overload the arrow function as well. So और उसको access किस तरह करेंगे? If we have a pointer to an iterator, an iterator to a node which contains a structure, तो इसके थ्रू अब आपको ये पता है कि जब हम लोग डी रेफर करते थे तो हम लोग लाइक वैल्यू रिटर्न कर रहे होते थे। तो एरो ऑपरेटर में काइंड ऑफ हम लोग को स्ट्रक्चर, वो जो वैल्यू है हम लोग क्योंकि एज अ पॉइंटर इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है वो स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग एज अ पॉइंटर जो है वो, या उस स्ट्रक्चर का एड्रेस जो है वो हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे। जब एड्रेस रिटर्न कर रहे होंगे एज अ पॉइंटर उसको रिटर्न कर रहे होंगे, तो फिर एरो ऑपरेटर के थ्रू उसके आईडी और नेम वाले पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो हम लोग इसको कह देते हैं ये आईडी हो गया, और ये हमारे पास इसका नेम हो गया। So now we would run into errors because we have not implemented the arrow function, और उसके अलावा not implemented the overloaded the arrow operator। और इसके अलावा एक और एरर भी हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास रिटर्न ओल्ड भी कह रहा है। Okay, so it would just be an iterator without सर वो reference। वाइड किया हुआ है। हाँ ठीक है, वो हमारे पास जो है वो iterator by reference होगा, ठीक है? iterator by value होगा, iterator by reference नहीं होगा। So now we need to implement the operator arrow function। इसे हम लोग ओवरलोड करेंगे। इसका यूजेज कहाँ पे है? जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पार्ट है नोड की उसके अंदर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है? और ये हमारे पास रिटर्न क्या करेगा? अब वो जो वैल्यू है वो टी टाइप है, उसका पॉइंटर हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे। सो द एरो ऑपरेटर रिटर्न्स द पॉइंटर। जब पॉइंटर रिटर्न करेगा तो तब ही हम लोग अपने कोड के अंदर उसको एरो के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, PIT एरो आईडी और एरो नेम, राइट? सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द एरो फंक्शन। वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं लेकिन अब उसका एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो और इसके थ्रू ऑफ कोर्स हम लोग उसकी वैल्यूज को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे? फिगर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वैल्यू है इसका एड्रेस रिटर्न करना है। एनीवन? जिस तरह डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है ना, ये हमारे पास वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो अब इस वैल्यू, यही चीज है, बस इसका एड्रेस रिटर्न करना है। तो इसका एड्रेस हमें कैसे मिलेगा? सर पीटीआर डॉट डॉट नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट से तो अगली नोड का एड्रेस मिल जाएगा। हमें इसी नोड का जो वैल्यू पार्ट है उसका एड्रेस रिटर्न करना है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू पार्ट है इसका एड्रेस रिटर्न करना है, नॉट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, नॉट द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो क्या करेंगे? सर अगर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे तो वो एड्रेस ही रिटर्न करेगा। अगर हम लोग एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो फिर ये टी टाइप की जो वैल्यू है उसका जस्ट वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, वैल्यू का एड्रेस रिटर्न करेगा।
एड्रेस कैसे गेट करते हैं? ऐड के नेक्स्ट से नहीं, वो तो नेक्स्ट नोड का हो गया ना, किसी भी एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल है एक्स, एक्स का एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? एड्रेस सबसे यूजिंग नेक्स्ट रेफरेंस। हाँ, एम्परसेंड से। तो यहाँ पे भी हम लोग परसेंट से। एम्परसेंड लगाएंगे, ठीक है। एम्परसेंड ये करेंगे तो अब उस वैल्यू का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, एंड एज दिस इज अ एड्रेस, सो वी रिटर्न द वैल्यू, द पॉइंटर ऑफ द वैल्यू, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप उसके अंदर, कोड के अंदर जाके देखें इसको यूज कैसे कर रहे हैं, तो आइटरेटर और एरो, और फिर हम लोग जब आईटी जो भी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो लिखते हैं, तो अब हम लोग उस एरो के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो पीआईटी इज आइटरेटर, एरो फंक्शन वुड बी बिहेविंग लाइक, अगर आप रिकॉल करें तो जो आइटरेटर होता है वी सेट के एसटीएल इस तरह लेके चल रहा है जिस तरह ये वैल्यू का पॉइंटर है, ठीक है। तो वैल्यू अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो उसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग उस पॉइंटर के आगे एरो लगाएंगे और फिर उसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स को जो है वो एक्सेस करेंगे, जो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। सो हमारे पास अब जो है वो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट के फ्रंट पे बुशरा है, उसकी पहले आईडी और फिर नेम डिस्प्ले हो गया, फिर अली की आईडी और उसका नेम जो है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है जी। समझ आ गई आप लोगों को? इसको Yes, आप sir. लोग एक मतलब फिर रिव्यू कर लीजिएगा, और इसमें कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ मेरे से जो है पूछ लीजिएगा। तो what else do we need in the iterator? सो इक्वल टू हो गया, सॉरी इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया हमारे पास, और प्लस प्लस हो गए दोनों, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, और स्टैटिक हो गया। हम लोग इसके सोर्स कोड में भी देख लेते हैं। सो वी जस्ट सर्च फॉर द सोर्स कोड ऑफ GitHub Microsoft Field Studio forward list। So, ये कोड इस क्योंकि लाइक बड़े पार्ट का एक ये कोड है, तो इट वुड बी, इट माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट फॉर अस, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर हमें शायद समझ आ जाएं। Look, so we do not need to completely understand this thing, right? बट कुछ हमें यहाँ पे हिंट्स मिल जाएंगे, जिस तरह कोई हमारे पास आइटरेटर है, इस केस में लेट्स से कांस्टेंट आइटरेटर है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास नोड पॉइंटर है और कुछ चीज़ें हैं, और ये फिर हमारे पास चीज़ें हैं ऑपरेटर स्टैटिक, इट इज़ रिटर्निंग अ रेफरेंस, रेफरेंस इज जस्ट लाइक टी बाय रेफरेंस, एरो जो है वो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, प्लस प्लस है हमारे पास, फिर ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, ये प्री इंक्रीमेंट देखें पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव कर रहा है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, वो एक टेम्परेरी आइटरेटर के अंदर करंट ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है, पॉइंटर को मूव कर रहा है, और फिर वो जो टेम्परेरी है या करंट जो ऑब्जेक्ट था उसको रिटर्न कर रहा है। और फिर इक्वल टू के अंदर हम लोग दिस को राइट वाले से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू को के अंदर दिस को जो है वो अगेन राइट वाले से कर रहे हैं। फिर ये हमारे पास कुछ और ओवरलोड हुआ हुआ है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड दैट्स इट। सो यही सारे फंक्शंस हैं, और हम लोगों ने सारे जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। एक चीज़ जो थी हमारे पास प्लस प्लस का, अगर आप ये देखें यहाँ पे भी वो उन लोगों ने उसी तरीके से किया हुआ है जैसा हम लोगों ने किया था, कि फॉरगेट अबाउट द नेम्स ना, टाइप्स को आप छोड़ दें, जो प्री इंक्रीमेंट है वो बाय रेफरेंस रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो एज ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, बाय रेफरेंस नहीं रिटर्न हो रहा है, बाय वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने की थी, और तो साइंटेक्टिकली आप यहाँ पे एम्परसेंट लगा सकते हैं, आपको एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन इट वुड नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो इस तरह है कि आप इसको जो जो
कोड है ये MSVC का कोड है, ये मैंने खोला है। इसके अलावा GNU का कोड होगा, एक और LLVM का कोड होगा आपके पास। तो ये आपके पास मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन है C++ की, कभी कभी आप इसको खोल के देख सकते हैं। इवन इफ आई से आई completely understand all the things, so I do not, right? So इसके अंदर there would be many things which I do not understand, but we get the basic idea कि अच्छा ठीक है, प्लस में ये हो रहा है, पॉइंटर आगे मूव हो रहा है, रेफरेंस के साथ हमारे पास इटरेटर रिटर्न हो रहा है, पोस्ट में हमारे पास जो है वो ओल्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है, कंपैरिजन में राइट साइड वाला पॉइंटर दिस वाले पॉइंटर के साथ रिटर्न हो रहा है। तो यू वुड बी एबल टू, or we would be able to at least understand a few things conceptually. So now यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? This is not difficult, but you need to go through it, and if you face any problems you can discuss it with me.